दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम RIMC का मैथ्स दिसंबर 2009 पार्ट ए सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे पार्ट ए में हमको 20 क्वेश्चंस दिए हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं, और ये सभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलके हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो पहले ही हमने जून 2009 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड किया है जो कि पार्ट ए एंड पार्ट बी में है। तो वैसे ही हम इसको भी पार्ट ए और पार्ट बी में अपलोड करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जून 2009 का क्वेश्चन पेपर क्लियर हुआ होगा। तो जल्दी से जल्दी अपना क्रैक RIMC चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि अपने नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। साथ ही साथ अपने दोस्त लोगों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइए। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज RIMC मैथ्स दिसंबर 2009 के सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय A इज इक्वल टू 6x square y plus 4y square x and the width of rectangle W is equal to 2xy. What is the perimeter of rectangle? तो बच्चों यहाँ पे हमको रेक्टेंगल का एरिया गिवन है। एरिया का फॉर्मूला हमको मालूम है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। बी मतलब हमारा यहाँ पे W दिया हुआ है, और हमको ढूंढना है पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। ठीक है, तो ये हमको ढूंढना है। तो ये दो रूल हमको यूज़ करने हैं। तो ये दो रूल यूज़ करके पहले तो हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे और उसके बाद में हम पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला फार्मूला यूज़ करते हैं। एरिया हमको दिया है 6x स्क्वायर वाई प्लस 4y स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, हमारा रूल के हिसाब से L हमको निकालना है तो हम वैसे ही L लिखते हैं। L इंटू विड्थ या ब्रेथ दिया है हमको 2xy। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बनेगा L इज इक्वल टू 6x स्क्वायर वाई अपॉन 2xy प्लस 4y स्क्वायर एक्स अपॉन 2xy। तो इसका आंसर आएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y को y कैंसल, ये x को a स्क्वायर निकल जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे x को x कैंसिल हो जाएगा और y को y का स्क्वायर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3x प्लस 2y। तो हमारा लेंथ आया 3x प्लस 2y। अभी हमको लेंथ पता है और हमको विड्थ पता है, तो इससे हम आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। हमारा फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। ओके, तो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट L क्या है हमारा? L है हमारा 3x प्लस 2y प्लस ब्रेथ मतलब विड्थ है हमारा 2x। तो हमारा पेरीमीटर आया 2x प्लस 4y प्लस 4x। ठीक है, तो ये आया हमारा आंसर। क्लियर है? एकदम आसान सवाल था। क्लियर है? तो चलते हैं अभी हमारे
सेकंड तो क्वेश्चन हमें की तरफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमको एक रूल है, हमको मालूम है, हमारा रूल है हमारा a रेस टू m अपॉन a रेस टू n इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेस टू n माइनस m। ठीक है, ये हमारा रूल है वेयर n इज ग्रेटर देन m। क्लियर? तो ये हमारा रूल है। तो ये रूल को यूज़ करके हम ये ऊपर वाला सम सॉल्व करेंगे। ओके भाईज, तो चलिए हम ये रूल ऊपर वाले इक्वेशन को लागू कर देते हैं। तो हमारा सम बनेगा 1 डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2 रेस टू 1991 माइनस 1990 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो आगे हमारा इक्वेशन बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको आगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। हमको मालूम है डिवीजन मतलब इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू हमें मिला 1। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? ये भी एकदम आसान सवाल था। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल रहते 5 मार्क के लिए, जो कि हमको बड़ी आसानी से 5 मार्क दिला के जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, when a two digit number and a 3-digit number are multiplied, the result is 7777. Find the largest 3-digit number to satisfy this equation. हमको क्या फाइंड आउट करना है? जब एक 2 डिजिट और एक 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका रिजल्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन 7777 आता है। तो हमको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है मतलब उस केस में हमारा 2 डिजिट नंबर क्या रहेगा? 2 डिजिट नंबर हमारा स्मॉलेस्ट आएगा। ठीक है ना, जब कम से कम स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर का वैल्यू रहेगा तभी 3 डिजिट नंबर का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है हमारा 10। अभी हम अगर वो कंडीशन अगर हम 10 से 7777 को डिवाइड करते हैं तो हमको 3 डिजिट नंबर मिलता है क्या? तो हमको 3 डिजिट नंबर नहीं मिलता है। तो ये क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ये फ्रैक्शन में आएगा हमारा, बराबर है। तो हमारा ये 10 नंबर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो 10 के बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा आता है? 10 के बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आएगा 11। तो हम 7777 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा। आंसर आएगा हमारा 11 7 77, बाद में हमारा बचेगा 0, फिर 11 7 77। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्मॉलेस्ट डिविडेंट जो कि 7777 को डिवाइड कर पाएगा। तो हमारा लार्जेस्ट
3 डिजिट नंबर क्या बना 707। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 707, आंसर इज इक्वल टू 707। क्लियर है ये? चलिए तो चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, what will be 80% of a number, what will be 80% of a number whose 200% is 90। मतलब एक संख्या का 200% 90 बनता है, तो उसका 80% कितना बनेगा? ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन है। अभी इसको हम इक्वेशन में अगर फॉर्म करेंगे, इक्वेशन में अगर हम फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा परसेंट, यहाँ पे आएगा नंबर। हमको दिया है 200% इज इक्वल टू 90। हमको फाइंड आउट करना है वो नंबर, मतलब 100 इज टू हाउ मच। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 100 इंटू 90 अपॉन 200। ये 2 ज़ीरो को ये 2 ज़ीरो चले गए, 2 1 ज़ा 2, 2 45 ज़ा 90। तो हमारा वो नंबर आया 45। ठीक है ना? तो हमारा वो नंबर आया 45। अभी हमको क्या ढूंढना है? अभी हमको ढूंढना है ये 45 का 80% कितना है। तो हमको मालूम है फॉर्मूला, 45 का 80% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 80 अपॉन 100 इंटू 45। ये ज़ीरो को ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 36। तो हमारा आंसर क्या बना? हमारा आंसर इज इक्वल टू 36। क्लियर है बच्चों? ऐसे ही छोटे छोटे सवाल रहते हैं जो कि हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जल्दबाजी में इसको सॉल्व करते समय मिस्टेक कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इफ x minus 1 upon x is equal to 1 upon 2, then find the value of 4x square plus 4 upon x square। तो हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू दिया है, हमको 4x स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमको यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया है और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर निकालना है। मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लागू होगा? फार्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं और देखते क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 अपॉन एक्स द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस 2 इंटू ए बी, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स क्या बनेगा, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मिल गया हमको सोल्यूशन। अभी हमको निकालना क्या है, 4x स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एक्स। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, मतलब हमको ये इक्वेशन को दोनों बाजू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा नया इक्वेशन बनेगा 4 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स
द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अभी इस इक्वेशन में हमको मालूम है x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमको दिया है 1/2। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 4 इंटू 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1/4। तो ये 4 को ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 1। तो हमारा फार्मूला बनेगा आगे 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर क्या आया आंसर इज इक्वल टू 9। क्लियर है। चलिए चलते हैं अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व 17 माइनस 3y अपॉन 5 माइनस 4y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 6y प्लस इन ब्रैकेट 7y प्लस 14 डिवाइडेड बाई 3। तो सिंप्लीफिकेशन का सम है, हम इसको राइट डाउन करते हैं पहले सम को। 17 माइनस 3y अपॉन 5 माइनस 4y प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 माइनस 6y प्लस 7y प्लस 14 अपॉन 3। ठीक है, तो पहला हम ये दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 15। तो हमारा यहाँ पे आएगा 51 माइनस 9y माइनस 20y माइनस 10 अपॉन 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 18y प्लस 7y प्लस 14 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। 51 माइनस 10 41 माइनस 9y माइनस 20y 29y इज इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 15 प्लस 14 29 माइनस 18y प्लस 7y माइनस 11y। ठीक है, तो 41 माइनस 29y इज इक्वल टू 29 इंटू 5 कितना बना 9 4 जा 45 5 2 जा 10 145 माइनस 11 5 जा 55y। ठीक है, इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। 55y माइनस
29y इज इक्वल टू 145 माइनस 41, तो ये आया हमारा 29 प्लस 1 30, 25 प्लस 1 26y इज इक्वल टू 104, ठीक है। हेंस y इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाई 26, 26 4 ज़ा 104, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या बना, आंसर इज इक्वल टू 4। क्लियर है? ओके, चलते हैं अभी अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 3 रेज टू -5 इंटू 10 रेज टू -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू -7 इंटू 6 रेज टू -5, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमको मालूम है 3 रेज टू -5 मतलब हम कैसे लिखेंगे, 1/3 रेज टू 5 इंटू 1/10 रेज टू 5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 1/5 रेज टू 7 इंटू 1/6 रेज टू 5, ठीक है। तो इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू 5, हमको मालूम है 125 मतलब 5 रेज टू 3, इसको हम इनवर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटू 5 रेज टू 7 इंटू 6 रेज टू 5/1, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 रेज टू 5 और 6 रेज टू 5 दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, इसके लिए हम इसका डिवीजन कर पाएंगे। तो इसका डिवीजन आएगा हमारा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो आगे हम इसको और सॉल्व करेंगे। इसको हम अभी लिख सकते हैं 5 रेज टू 5 इंटू 5 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 5 अपॉन 10 रेज टू 5, ठीक है। तो अभी ये एक्सपोनेंट 10 रेज टू 5 और 5 रेज टू 5 का एक्सपोनेंट सेम हो गया, तो हम इसको डिवाइड कर पाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ओके। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारा बनेगा 5 रेज टू 5 इंटू 2 रेज टू 5 अपॉन 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 को ये 2 रेज टू 5 कैंसिल हो गया। 5 रेज टू 5 का वैल्यू कितना आता है हमारा, 5 रेज टू 5 का वैल्यू आएगा हमारा 3125। तो हो गया हमारा सिंप्लीफाई। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 3125, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, divided 34 into 2 parts in such a way that 4/7 of one part is equal to 2/5 of another part। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है,
34 को हम ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि जिसका 4/7 फर्स्ट पार्ट का दूसरे पार्ट के 2/5 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x। ओके, तो सेकंड पार्ट हमारा कितना बनेगा? सेकंड पार्ट इज इक्वल टू 34 माइनस x। ठीक है, अभी हमको क्या दिया गया है? 4/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब 4/7 x इज इक्वल टू 2/5 ऑफ सेकंड पार्ट, 2/5 ऑफ 34 माइनस x। बस हो गया हमारा इक्वेशन। अभी इसको हमको सॉल्व करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10x इज इक्वल टू 7 इंटू 34, 238 माइनस 7 इंटू एक्स 7x। 7x को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो हमारा बनेगा 17x इज इक्वल टू 238। देयरफॉर x इज इक्वल टू 238 अपॉन 17। 17 1 ज़ा 17, बचा 6, 17 4 ज़ा 68। तो हमारा x इज इक्वल टू आया 14। अभी x क्या है हमारा? पार्ट 1 है। पार्ट 2 हमको निकालना है। x इज इक्वल टू पार्ट 1 इज इक्वल टू 14। यह आया हमारा पहला आंसर। अभी पार्ट 2 इज इक्वल टू क्या दिया है हमको? 34 माइनस 14 इज इक्वल टू आएगा हमारा 20। तो ये आया हमारा सेकंड आंसर। मतलब हमारा आंसर क्या आया? आंसर इज इक्वल टू 14 एंड 20। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। राधा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 20 minutes to reach the school. If she want to reach her school 15 minutes in 15 minutes, what should be her average speed? ये जो है ये यहाँ पे गलत दिया है। तो हमको निकालना है राधा अपने स्कूल पे साइकिल से जाती है 12 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको 20 मिनट्स का टाइम लगता है। तो अगर उसको 15 मिनट्स में पहुंचना है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? ठीक है, ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का सम है। तो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले तो हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमको स्पीड दिया है 12 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मतलब हम उसको आवर्स में कैसे लिखेंगे? 20/60। ठीक है, अभी ये 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। मतलब हमारा डिस्टेंस आया 4 किलोमीटर। ठीक है, अभी यही 4 किलोमीटर हम यही फॉर्मूले में दूसरी कंडीशन की तरह से रखेंगे। हमारा सेकंड कंडीशन क्या है? अभी यहाँ पे हमको दिया है
डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर। स्पीड कितना है, स्पीड हमको निकालना है। टाइम कितना है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मतलब 15/60 आवर्स। तो हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू 4 इंटू 60/15। 15 4 जा 60, 4 इंटू 4 16। तो स्पीड हमारा आया 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 16। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। 15 वर्कर्स earn rupees 900 in 5 days. How much will 20 worker earn in 8 days? ठीक है, हमको दिया गया है 15 वर्कर्स अगर 5 डेज काम करते हैं तो वो 900 रुपीज़ कमाते हैं। तो 20 वर्कर्स अगर 8 डेज काम करेंगे तो उनका पेमेंट कितना होगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। हम यहाँ इक्वेशन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम वर्कर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम रुपीज़, और यहाँ पे लिखेंगे हम डेज। पहला कंडीशन हमको क्या दिया है 15 वर्कर्स 900 रुपीज़ 5 डेज। ठीक है, तो हम इससे क्या निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे 15 वर्कर्स हाउ मच रुपीज़ फॉर 8 डेज। ओके, तो यहाँ पे वर्कर्स का क्वांटिटी एक समान होगा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा बनेगा 900 इंटू 8/5। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और ये 0। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमारा वैल्यू आएगा रुपीज़ 1440। ओके, तो ये आया हमारा 15 वर्कर्स का 8 डेज का सैलरी। अभी इसी बेसिस पे हम दूसरा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सेम वर्कर रुपीज़ डेज। अभी हमको मालूम है 15 वर्कर 1440 इन 8 डेज। हमको फाइंड आउट करना है 20 वर्कर्स 8 डेज व्हाट इज़ द कॉस्ट। अभी यहाँ पे डेज पे हमारा वैल्यू एक समान हो गया, तो हम इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा 20 इंटू 1440 अपॉन 15। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, और ये 0। और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रुपीज़ 1920। तो ये बना हमारा फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर बना 1920। ओके, ठीक है, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
Omkar purchased a cycle having mark price of rupees 4600 at discount of 5%. मतलब ओमकार ने एक बाइसिकल परचेस की जिसकी मार्क प्राइस 4600 है, लेकिन उसने वो 5% डिस्काउंट पे परचेस की है. इफ़ वैट इज चार्ज at rate of 10%, find the amount ओमकार पेड टू परचेज द साइकिल. मतलब हमको क्या करना है कि ओमकार ने जो साइकिल परचेस की उसकी MRP थी 4600, उस पर उसने 5% डिस्काउंट लिया और जो डिस्काउंट लिया उसके ऊपर 10% उसको वैट पे करना पड़ा. तो हमको टोटल परचेस प्राइस निकालना है बाइसिकल का. ओके, तो इसके लिए पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. ठीक है, अगर हम मार्क प्राइस 100 रुपीज़ कंसिडर करते हैं तो सेलिंग प्राइस एट 5% डिस्काउंट हो जाएगी हमारी 95 रुपीज़. तो जब हमारा मार्क प्राइस 4600 है तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा आंसर आएगा 4600 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 100. 100 को ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए. 46 इंटू 95 रुपीज़ हमारा वैल्यू आया रुपीज़ 4370. तो ये हो गया 5% डिस्काउंट का वैल्यू. अभी हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है उसने ये डिस्काउंट वैल्यू के ऊपर 10% वैट पेड किया है. 10% वैट पेड किया है. तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना है. तो सेलिंग प्राइस के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा CP वर्सेस SP. अगर कॉस्ट प्राइस हमारा है 100 तो सेलिंग प्राइस बनेगा, वैट कितना है हमारा 10% मतलब 110. तो फिर कॉस्ट प्राइस 4370 रहेगा. तो सेलिंग प्राइस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वापस निकाल सकते हैं. 4370 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100. ये 100 को ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे. 437 इंटू 11 तो हमारा वैल्यू आएगा रुपीज़ 4807. तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 4807. क्लियर है? चलिए चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन of ABCD, a square of side 14 centimeter, and APD and BPC are semicircles. मतलब हमको यहाँ पे ABCD एक स्क्वायर दिया है जिसका कि साइड का लंबाई है 14 सेंटीमीटर और APD और BPC ये सेमी सर्कल्स है, मतलब हाफ सर्कल्स है. तो हमको ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है. इसको हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. उसमें से 2 हाफ सर्कल मतलब एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा. तो पहला तो हमारा इक्वेशन बनेगा, पहला हमारा रूल है
एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, और 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 22/7। यहाँ पे 14 क्या हो जाएगा सर्कल का, 14 हो जाएगा डायमीटर, तो रेडियस बनेगा डायमीटर बाई 2, मतलब 14/2 इज इक्वल टू 7। 7 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 आएगा हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 196 माइनस 154 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर बना 42, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में? ओके, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द फिगर। हमको ये दो फिगर दी गई हुई है, इसमें से हमको एक्स वाई और जेड का एंगल का वैल्यू पता करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, लाइन OB इज पैरेलल टू लाइन DC। ठीक है, तो ये पैरेलल लाइन का और ट्रायंगल का जो भी हमारा रूल्स है एंगल्स का, उसके बेसिस पे ये सवाल है। तो अब हमको मालूम है पैरेलल लाइन में ये एंगल OAD और एंगल ADC ये हमारे अल्टरनेट एंगल है, बराबर। मतलब ये एंगल और ये एक्स एंगल हमारे अल्टरनेट एंगल है। तो हमारा पहला रूल बनेगा, एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम रूल लिखेंगे, इसको अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हमको पता चला। अभी हमको मालूम है एंगल BAC प्लस एंगल AC, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे E इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम रूल यूज़ करेंगे इंटरनल एंगल। ठीक है, तो ये इंटरनल एंगल का रूल हो गया, मतलब एंगल Z प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल Z इज इक्वल टू 180 माइनस 110, ये बन गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अभी हमको एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल Y। हमको एंगल Z मालूम है, एंगल Z मालूम है, और ये बाजू का एंगल 60 है। हमको फाइंड आउट करना है एंगल Y। और ये जो लाइन है OAB, ये स्ट्रेट लाइन है,
तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और z का वैल्यू हमको मालूम है 70 डिग्री। तो हमारा तीसरा फार्मूला बनेगा एंगल y प्लस 60 प्लस z इज इक्वल टू 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके लिए हम कारण लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर बना एंगल x इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल z इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर है? आया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 11, फाइंड वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हम पहला रूल यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6, तो हम यहाँ पे उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बाद में हमको यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया है 11, तो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते 11। तो हमारा इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 11 इज इक्वल टू 25। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 25। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन ईयर 2004 was 50,000. If the population is reducing by 20% per thousand per year, what will be the population of country in year 2006? वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो हमको जून 2009 में भी आया था, वही क्वेश्चन अभी यहाँ पे हमारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन पर थाउजेंड पर ईयर दिया है, टोटल पॉपुलेशन दिया है, और हमको 2 साल बाद का पॉपुलेशन निकालना है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन पर 100 कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा पॉपुलेशन रिडक्शन। हमको क्या दिया है, 20% पॉपुलेशन इज रिडक्शन पर 1000 पर्सन। हमको फाइंड आउट करना है पर 100% कितना रिडक्शन होगा। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1000। ये 1000 को ये 2 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। तो हमारा रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन आया
2% पर ईयर, 2% पर ईयर आया। अभी यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का रिडक्शन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रिडक्शन का फॉर्मूला है हमारा रूल 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू एन। यहाँ पे ए मतलब क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा फाइनल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी मतलब क्या आएगा यहाँ पे, पी मतलब आएगा टोटल पॉपुलेशन जो 2 साल पहले का था, मतलब 50,000 इन ब्रैकेट 1 माइनस आर है हमारा 2%, 2 अपॉन 100, और एन दिया है हमको 2004 से 2006 मतलब 2 ईयर्स, बराबर है। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 50,000 इंटू 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा 100, 50 इंटू 1 50, माइनस 1 49 इंटू 49 अपॉन 50 इंटू 49 अपॉन 50। इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, 51 ज़ा 50, 51 ज़ा 50, ये आया 1000, ये 0 को 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, हमारा नीचे बचा 20 इंटू 49 इंटू 49, ये सब का मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आएगा 48020। तो हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 48020। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, द अल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स बेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 h इंटू बेस। यहाँ पे h मतलब क्या दिया है हमको, अल्टीट्यूड दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, हमको निकालना है बेस। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 50 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एच दिया है हमको 8 सेंटीमीटर इंटू बी, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 50/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा वैल्यू आया बी इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर बना, आंसर इज इक्वल टू 12.5। क्लियर है? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। लेट वन नाइट अली वॉज स्टडिंग फॉर हिज RIMC एंट्रेंस एग्जाम व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। मतलब अली रात को RIMC एग्जाम का पढ़ाई कर रहा था, तभी लाइट चले गई। ही लाइट 2 कैंडल्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, वन थिकर देन अदर। तब उसने 2 कैंडल जलाए जो कि
लंबाई में सेम थे, लेकिन एक के बदले दूसरा थोड़ा ज़्यादा थिक था। द थिकर कैंडल इज सपोज फॉर लास्ट फॉर 6 आवर्स, मतलब थिकर कैंडल हमारा 6 आवर्स चला। एंड द थिन आर 2 आवर्स लेस, और जो पतला वाला था वो 2 घंटा कम चला। मतलब थिकर अगर 6 घंटा चला तो छोटा वाला 2 घंटा कम, मतलब वो 4 आवर्स चला। ठीक है। व्हेन अली वेंट टू स्लीप द थिक कैंडल वॉज ट्वाइस एज लॉन्ग एज थिन वन। जब अली सो गया तब थिक कैंडल वर्सेस थिन कैंडल का रेशो था 2:1। ये हमको रेशो दिया है। ओके। फॉर हाउ लॉन्ग डिड अली स्टडी बाय द कैंडल लाइट। तो हमको पूछा गया है कि अली कितना घंटा, हाउ मेनी आवर्स ही वॉज स्टडिंग। ठीक है, हमको दिया गया है थिक कैंडल और थिन कैंडल का लंबाई सेम था। थिक कैंडल 6 घंटा चल रही थी। थिक कैंडल 6 घंटा चली तो थिन कैंडल उससे 2 घंटा कम, मतलब 4 घंटा चली। जब अली सोया तो उस समय थिक कैंडल वर्सेस थिन कैंडल का रेशो था 2:1। तो हमको पूछा गया है कि अली ने कितना घंटा स्टडी किया। ओके, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट अली स्टडीड फॉर X आवर्स। लेट अली स्टडीड फॉर X आवर्स। ठीक है, मतलब अली अली ने जब स्टडी ख़त्म किया तभी कितनी कैंडल बची होगी। तो थिक कैंडल बची होगी 6 माइनस X आवर्स की, और थिन कैंडल बची होगी 4 माइनस X आवर्स की। अभी हमको क्या दिया गया है कि ये जो दो बची हुई कैंडल थी उनका जो रेशो था वो 2:1 था। मतलब थिक कैंडल वर्सेस थिन कैंडल इज इक्वल टू 2:1। इसको हम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 6 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1। सो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 4 माइनस एक्स, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2x। अब ये 2x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 6 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारा बचेगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर आया अली स्टडीड फॉर 2 आवर्स। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब हमको जो नंबर दिए गए हैं उनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। नंबर है 2/3, 0, 4/7, 1/2, 5/8 एंड -5। इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी संख्या से फिर बाद में आगे बड़ी होती हुई संख्या हमको लिखनी है। तो पहले तो हमको दिया है 2/3, बाद में हमको दिया है 0, फिर दिया है 4/7,
फिर दिया है 1/2, फिर दिया है 5/8 और फिर दिया है -5। अभी हम ये 3, 7, 2, 8 ये सब का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, कितना आएगा? एलसीएम आएगा हमारा 168। तो हम 168 बेस कॉमन करके इस सभी का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा वैल्यू इस प्रकार आएगा, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 168 56। तो 56 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू बनेगा 112 डिवाइडेड बाय 168। इसका बनेगा 0 डिवाइडेड बाय 168। यहाँ पे आएगा हमारा 24। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 96/168। यहाँ पे आएगा हमारा 84। तो इसका वैल्यू बनेगा हमारा 84/168। यहाँ पे आएगा हमारा 21। तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105/168 और 5 के नीचे तो 1 ही है, तो यहाँ पे 168 इंटू 5 मतलब बनेगा हमारा -840/168। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से देखा जाए तो ये माइनस वैल्यू वाला सबसे छोटा आएगा, मतलब ये होगा हमारा नंबर 1। उसके बाद हमारा आया ये 0, मतलब ये आया नंबर 2। उसके बाद आता है हमारा 84, ये आया हमारा नंबर 3। उसके बाद आता है 96, तो ये आया हमारा नंबर 4। उसके बाद आया 105, तो ये आया हमारा नंबर 5। और 105 के बाद 112, ये बना हमारा नंबर 6। तो हमारा आंसर बनेगा, हमको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा नंबर पहले। तो पहले आया हमारा -5, सेकंड नंबर पे 0, थर्ड आया हमारा 1/2, फोर्थ आया हमारा 4/7, फिफ्थ आया हमारा 5/8 और सिक्स आया 2/3। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। A park is 10 meter long and 8 meter wide. Find the length of longest pole that can be placed inside the park. मतलब हमको पार्क का साइज दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर साइज है, जिसका लंबाई है 10 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर विड्थ। ठीक है, इसमें हमको मैक्सिमम लंबाई का पोल रखना है। अभी हमको मालूम है मैक्सिमम लंबाई का पोल मतलब हम या तो ये पोजीशन में रख सकते हैं या तो ये पोजीशन में रख सकते हैं। मतलब वो क्या आएगा, हमारा डायगोनल आएगा। हमको मालूम है रेक्टेंगल के सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और जब कोई भी ट्रायंगल में, जैसे कि अभी हमारा ये बना फिगर, एक फ्रेश फिगर बना देते हैं हम। ये बना 10 मीटर, ये बना 8 मीटर और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हमारा
हमको निकालना है डायगोनल एक्स, तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लागू होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 8 का स्क्वायर आया 64, 10 का स्क्वायर आया 100, मतलब अंडर रूट 164। अभी ये 164 को और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंटू 41। 4 इंटू 41 को अगर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 का अगर रूट निकालते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 2 अंडर रूट 41 मीटर। तो डायगोनल का लंबाई हमारा एक्स का जो लंबाई है वो आया 2 अंडर रूट 41 मीटर। मतलब हमारा आंसर आया, आंसर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 41। क्लियर है? ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारा दिसंबर 2009 का RIMC मैथ्स का पार्ट ए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो अपने चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जब भी अगला कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये पेपर सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा और ये आपको ज़्यादा आपकी पढ़ाई में यूज़फुल भी होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।